ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इन आर्टिकल से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं ये, ठीक है। बांग्लादेश को बदलना होगा रवैया। एक हमारा पड़ोसी है जहां आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी अशांति फैली हुई है, और ये पड़ोसी 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे ये बांग्लादेश आपको देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है, और ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। तो राजनीति राजनीति बहुत ही संवेदनशील विषय है, और तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा इससे भी कहीं ज्यादा नाजुक है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की दशा दिशा इसका जीवंत उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य एकाएक कैसे पूरी तरह बदल जाता है। बदली हुई परिस्थितियों में द्विपक्षीय संबंधों पर मंडराते संशय के बादलों के बीच बीते दिनों विदेश सचिव विक्रम मैसरी ने बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सकारात्मक, रचनात्मक एवं परस्पर लाभ वाले संबंधों की वकालत की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी मिस्री के विचारों से सहमति जताई है। हालांकि आप देखिए, ऐसी औपचारिक बातों का तब तक कोई मतलब नहीं निकलता जब तक कि वे धरातल पर आकार ना ले सके। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ चुकी है ना, शरण ले चुकी है, तो यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई है बांग्लादेश में। और इसमें कोई संदेह नहीं कि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के संबंधों में गतिरोध की आशंका जताई जा रही थी, और वैसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों ने सुरक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे पर सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित किए, और लोगों का आपसी संपर्क समन्वय भी बेहतर हुआ। याद रहे कि 2009 में शेख हसीना के सत्तारूढ़ होने से पहले द्विपक्षीय संबंध बहुत खराब हो चले थे, और हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद संबंधों ने तो गति पकड़ी। उसे देखते हुए इस दौर को स्वर्णिम काल भी कहा जाने लगा। क्योंकि हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेशी राजनीति की रंगत बदल गई, इसलिए भारत को भी नई वास्तविकताओं के अनुरूप नए सिरे से कदम बढ़ाने होंगे। दरअसल असल में यह बदला हुआ रुझान ही दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को भारी दबाव में डाल रहा है। बांग्लादेश में अंतिम शासन के भीतर भारत विरोधी फैलाव जोर पकड़ रहा है, और जिससे सरकारों के स्तर पर रचनात्मक सक्रियता के लिए अनुकूल परिवेश नहीं बन पा रहा है। और आप देखिए, हिंदुओं और उनके उपासना स्थलों पर बढ़ते हमलों ने भी दोनों देशों में इंटरनेट मीडिया को लड़ाई का एक नया अखाड़ा बना दिया। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी ने परिदृश्य द्विपक्षीय संबंधों की हवा और विषैली कर दी है। त्रिपुरा में बांग्लादेश काउंसलेट प्रकरण में इसकी प्रतिक्रिया भी देखी गई। दोनों देशों के इंटरनेट मीडिया महारथियों ने भी राजनयिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां बांग्लादेश का घरेलू माहौल भारत के लिए चिंतित करने वाला है, वहीं भारत में शेख हसीना की मौजूदगी बांग्लादेश को नागवार गुजर रही है, और जिन्हें देश में वापस लाकर उन पर तरह तरह के मुकदमा चलाने की मांग तेजी से जोर पकड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत ने शरण दी हुई है, तो भारत को वहां के लोग जो ये अशांति फैलाए हुए हैं वो दुश्मन समझने लगे हैं। इसलिए आप देखिए, अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, मंदिरों को टारगेट भी कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में घरेलू राजनीतिक माहौल जिस तरह से रिश्तों की धुरी को प्रभावित करने में लगा, उसे देखते हुए विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हुआ है। और इस दौरान आर्थिक एवं व्यापक सहयोग, ऊर्जा के स्तर, समन्वय एवं सक्रियता, सीमा प्रबंधन, विकास से जुड़ी गतिविधियों पर सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए। और इन मुद्दों के न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों की दृष्टि से भी गहरे निहितार्थ हैं। ऐसे में नई दिल्ली ने ढाका से संपर्क साधकर उचित ही किया, और अब यह बांग्लादेश की नई सरकार के ऊपर है कि वह इस पहल पर सार्थक रूप से प्रतिक्रिया जगाए, और आप देखते हैं कि अनुकूल कदम भी उठाए। बांग्लादेश कई चुनौतियों से जूझ रहा है, और अंतरिम सरकार महीनों के बाद भी अपेक्षित स्थिरता नहीं दे पाई है। एक समय बांग्लादेश की आर्थिकी को लेकर तमाम उम्मीदें जगाई जा रही थी, और अब उन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। शासन प्रशासन का पूरा ढांचा लड़ खड़ा गया है, और उसके लिए केवल भारत को दोष देने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। बांग्लादेश के समक्ष इस समय सबसे बड़ा संकट यही है कि यदि राजनीतिक नेतृत्व में
कारगर कदम नहीं उठाए तो न केवल हाल ही की सभी उपलब्धियां धूल धूसरित हो जाएंगी, बल्कि भविष्य को लेकर भी नए सवाल उठ खड़े होंगे। यह अफसोस की बात है कि सत्ता प्रतिष्ठान की कमान संभालने के बाद वाले कुछ शीर्ष लोग उन्हें उस पाकिस्तान को अपने साथी के रूप में देख रहे हैं, और जिसके लिए घावों के से शायद बांग्लादेश का अंतस अभी तक करार रहा होगा। यह भी शुभ संकेत नहीं है कि बांग्लादेश के पितामह कहे जाने वाले शेख मुजीब की विरासत को किनारे करने और उसे दबाने की कोशिश की जानी चाहिए। और हसीना के शासन में भारत बांग्लादेश संबंध सही दिशा में आगे बढ़ने लगे थे। आर्थिक संबंधों पर उनके फोकस ने ऊर्जा कनेक्टिविटी और सीमा प्रबंधन के स्तर पर व्यापक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि उस दौर को भी निर्बाध एवं मुश्किलों से मुक्त करना सही नहीं होगा। सीमा सुरक्षा, नदी जल समझौतों और पलायन जैसे मुद्दे अनसुलझे एवं विवादित बने रहे। साथ ही आप देखिए, हसीना भारत और चीन को लेकर भी संतुलन का रुख अपनाती रही है। चीन उनके दौरे में ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा सामरिक साझेदार बना। इसके बावजूद भारत के साथ भी उनके संबंध सही दिशा में इसलिए बढ़ते गए क्योंकि उन्होंने राजनीतिक विश्वास की बुनियाद पर काम करने की तरजीह दी और एक दूसरे की चिंताओं को समझकर कदम उठाए। यह दृष्टिकोण उपयोगी सिद्ध हुआ। यूनियन सरकार के स्तर पर तमाम चुनौतियां उत्पन्न होने के बावजूद नई दिल्ली ने यही संकेत दिया कि वह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। हालांकि ऐसी तत्परता तभी फलीभूत हो सकती है जब दूसरा पक्ष भी संकीर्ण राजनीतिक हितों, तत्कालिक लाभ से परे व्यापक हितों को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हो। भौगोलिक नीति यही निर्धारित करती है कि साझा सीमा, संस्कृति एवं मौलिक परस्पर निर्भरता के आधार पर भारत और बांग्लादेश ऐसे स्वाभाविक साझेदार हैं जो घरेलू राजनीतिक बंदिशों से परे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे की राह पथरीली लग रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों को इससे पार पाने की कोई युक्ति खोजनी ही होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया के भविष्य की बुनियाद नई दिल्ली ढाका धुरी पर टिकी हुई है। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष है हर्ष भी पंत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता दिया करिएगा। गुकेश ने किया छोटी उम्र में बड़ा कमाल। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अपने क्षेत्र से अगर आपको प्यार है ना और अपना 100% दे रहे हैं ना, बड़ी दिलचस्पी के साथ वो काम कर रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख ले रहे हैं, तो आप सिकंदर बनने से कभी नहीं पीछे हट पाएंगे। 100% मानिए कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। डुम्मा राजू गुकेश का महज 18 साल की उम्र में शतरंज का विश्व चैंपियन बनना देश के लिए एक ऐसी शानदार उपलब्धि है जो इससे पहले किसी भारतीय खिलाड़ी ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में अर्जित नहीं की। गुकेश की यह उपलब्धि इसलिए अभूतपूर्व हो जाती है कि विश्वनाथ आनंद जब विश्व चैंपियन बने थे तो वह करीब 31 साल के थे। आनंद ने 2013 में जब अपना खिताब गंवाया तब गुकेश ने शतरंज खेलना शुरू किया था। वह 2019 में 12 साल 7 माह की आयु में दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए थे और इसके 4 साल के अंदर वह विश्व चैंपियनशिप बन गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुकेश जब ग्रैंड मास्टर नहीं बने थे तभी उन्होंने कहा था कि मैं सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं। आखिरकार सिंगापुर में उन्होंने यह कर दिखाया और अपने बचपन के सपने को साकार किया। उन्होंने चैंपियन बनने के लिए केवल सपने ही नहीं देखे बल्कि उनकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न भी किए और इसमें आपको उनके माता पिता का भी भरपूर योगदान रहा है, जिन्होंने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ संभव था किया। एक समय तो डॉक्टर पिता ने नौकरी भी छोड़ दी थी। और गुकेश की सफलता की महत्ता इसलिए कहीं अधिक है क्योंकि उनके पहले विश्व में कोई भी इतना कम उम्र में शतरंज का विश्व चैंपियन नहीं बना और उनके पहले गैरी कास्पारोव शतरंज के युवा विश्व चैंपियन थे। जब गैरी विश्व चैंपियन बने तब उनकी उम्र 22 साल 7 महीने थी। गुकेश ने इतिहास रच दिया। इसी कारण उनकी गिनती कम उम्र में करिश्मा करने वाले दुनिया भर के अन्य खिलाड़ियों से की जा रही है। गुकेश की सफलता ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के पदक जीतने जैसी है। यहाँ यह ध्यान रहे कि जेवलिन थ्रो शतरंज के मुकाबले कम ही देशों में प्रचलित है। छोटी उम्र में बड़ा कमाल करने वाले गुकेश को पुरस्कार राशि के रूप में $1.35 मिलियन यानी करीब 11.45 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की कुल पुरस्कार राशि $2.5 मिलियन है, यानी कि 21.2 करोड़। यह भारी भरकम राशि शतरंज की लोकप्रियता बयान करती है। भारत और विशेष रूप से उत्तर भारत में शतरंज भले ही उतना लोकप्रिय भले ना हो, लेकिन यह फुटबॉल के बाद दुनिया का दूसरा लोकप्रिय खेल है। यह करीब 200 देशों में खेला जाता है। चूंकि अब गुकेश के रूप में भारत के पास सफलता की एक बड़ी गाथा है, इसलिए देश में इस खेल की लोकप्रियता बढ़ने के और अधिक आसार है। सक्सेस स्टोरी हर किसी और खासकर बच्चों युवाओं को प्रेरणा प्रदान करती है। शतरंज के बारे में कहा जाता है कि इसका आविष्कार भारत में हुआ। हाल के समय में गुकेश अर्जुन एरिगेसी, पी हरिकृष्णा, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती
आदि ने यह दिखाया कि शतरंज फिर से भारत में जड़ें जमा रहा है, और इसकी पुष्टि तब भी हुई थी जब भारत ने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए एक बात और मैं बताऊं आपको, आज के समय में खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं होनी चाहिए। 18 साल के गुकेश ने 32 साल के चीनी खिलाड़ी और गत चैंपियन डिंग लेरेन को 6-5 के मुकाबले 7-5 के स्कोर से हराया। हालांकि वह अपना पहला मुकाबला हार गए थे, लेकिन तीसरी बाजी वह अपने नाम करने में सफल रहे। इसके बाद दोनों ग्रैंड मास्टर्स ने 7 मुकाबले ड्रा खेले, बहुत कठिन एक तरह से टकराव वाला रहा। फिर 11वां मुकाबला गुकेश ने जीता, इसके बाद 12वां मुकाबला चीनी ग्रैंड मास्टर ने जीता, और 13वीं बाजी फिर ड्रा रही। और आप देखिए 14वीं बाजी गुकेश ने जीत का खिताब अपने नाम किया है। यदि यह बाजी भी ड्रा रहती तो जीत का फैसला ट्राई वेकर से होता। बेस्ट ऑफ 14 फॉर्मेट में जीत हासिल करने वाले गुकेश तीसरे ग्रैंड मास्टर रहे। उनके पहले डिंग लेरेन और मैग्नस कार्लसन भी ऐसा कर चुके हैं। दोनों ग्रैंड मास्टर के बीच कांटे की टक्कर ने यह दिखाई कि चीनी खिलाड़ी को कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। शतरंज के खेल में धैर्य और मानसिक दृढ़ता बहुत मायने रखती है। गुकेश ने यह साबित किया कि इतनी कम उम्र में वह मानसिक रूप से कभी अधिक मजबूत हैं, और यह मजबूती उनकी सफलता का कारण बनी। उनकी सफलता के पीछे उनकी खुद की लगन और मेहनत तो ही रही, उनकी टीम का भी सपोर्ट रहा। पूर्व विश्व चैंपियन से विश्वनाथ आनंद भले ही उनकी टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन वह अन्य भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की तरह उनके भी प्रेरणा स्रोत हैं। गुकेश विश्वनाथ आनंद की चेस अकादमी वेस्ट ब्रिज का हिस्सा भी रहे, और उन्होंने शतरंज के कई गुर उनसे भी सीखे हैं। जैसे आनंद की कामयाबी में ने भारत में तमाम खिलाड़ियों को शतरंज में कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही यह काम अब गुकेश भी करने वाले हैं, और शायद कहीं अधिक प्रभावी ढंग से, क्योंकि उन्होंने वह हासिल किया है जो पहले किसी ने नहीं किया है। गुकेश ने अपनी प्रतिभा का परिचय बचपन में ही दे दिया था उन्होंने, लेकिन उनका हालिया सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। गुकेश डिंग लेरेन को चुनौती देने में इसलिए सक्षम हो सके क्योंकि वह वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टोरंटो में आयोजित आखिरी चेस टूर्नामेंट कैंडिडेट तब जीतने में सफल रहे थे जब इसका असर कम ही दिख रहे थे। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए इसलिए क्वालिफाई कर सके क्योंकि पिछले साल दिसंबर में चेन्नई में सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट ही गुकेश को टोरंटो तक ले जाने में सहायक हुआ बना। शतरंज में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। लेखक चेस इंटरनेशनल मास्टर एवं फेडे सीनियर ट्रेनर है, इनका नाम है विशाल सरीन, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना बताइए। ऊर्जा आत्मबोध सामान्यतः एक समझे जाने वाले आत्मज्ञान और आत्मबोध में प्रभुत अंतर है। बौद्धिक दक्षता से बाहर जानकारियों का संग्रह ज्ञान कहलाता है, जबकि बौद्ध आत्मस्फूर्त ज्ञान का पवित्रतम रूप है, और इसमें सांसारिक प्रपंच का स्पर्श भी नहीं होता है। तो जो चिंतन वाणी एवं कर्म सभी को पवित्र कर परम आनंद की प्राप्ति कराता है। संसार में ज्ञान का दुरुपयोग तो देखा जाता है, पर बोध केवल मंगलकारी होता है। अतएव ज्ञान तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक कि बोध का विषय न बने। यद्यपि ज्ञान और बोध दोनों बुद्धि लब्ध हैं, किंतु संसारिक माया के भस्मीभूत होकर स्वार्थ एवं लोभ से प्रेरित बुद्धि आत्मबोध नहीं करा पाती है। हालांकि माया का आवरण हटने से समत्त बुद्धि से अर्जित ज्ञान बोध को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मबोध को जागरण काल कहा जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म से ही जगत की वास्तविकता का बोध था, और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने गृह त्याग दिया। मानव की दुख निवृत्ति हेतु उनका संकल्प दृढ़ हो गया, जो आत्मबोध का परिणाम था। आत्मा सबसे अधिक बड़ा शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन आत्मबोध का मर्म उजागर करता है। उसे प्राप्त ज्ञान आत्मबोध का ही उदाहरण है। विकार शून्य होने से उसमें बाह्य एवं आंतरिक भेद नहीं होते हैं। आदि शंकराचार्य जी का आत्मबोध तो इतना प्रबल था कि प्रथम दर्शन में ही वह गुरु के समक्ष अपने परिचय में कहते हैं कि गुरुदेव, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त और प्राण नहीं हूँ, शरीर का संचालन इंद्रिय समूह भी नहीं है हूँ, राज रोष जाति भेद से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं बंधन भी नहीं हूँ नहीं और मुक्त भी नहीं। इसलिए इस जग में मेरे माता पिता बंधु बांधव गुरु शिष्य कोई नहीं है। मैं निराकार सर्वव्यापी और एवं आनंद स्वरूप साक्षात शिव हूँ। आत्मबोध परमात्म तत्व की मंगल ध्वनि होती है, जो भेद बुद्धि को समाप्त कर जगत में समत्व भाव का विस्तार करती है। देख लीजिए भैया, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, लेकिन इसे मानते कितने लोग हैं, इस पर विचार कितने लोग करते हैं। संविधान पर जो चर्चा हो रही है संसद में, यह अच्छा हुआ कि लगातार बाधित हो रही है संसद में संविधान पर चर्चा के बहाने हंगामा थम गया। लोकसभा में सत्तारूढ़ और विपक्ष बहस करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन संविधान पर चर्चा के दौरान कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही आगे बढ़ता दिख रहा है। संविधान पर चर्चा के नाम पर उन्हीं मुद्दों को रेखांकित किया जा रहा है जो पहले भी उठाए जा रहे थे।
और जिनके जरिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। और संविधान पर लोकसभा में चर्चा के दौरान के बाद राज्यसभा में भी उस पर बहस होगी, और यह बहस पूरी होने होने पर यह पता चलेगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। लेकिन शुरुआत हुई है, उसे देखते हुए यह नहीं लगता है कि इस चर्चा को देश की जनता को कुछ हासिल हो सकेगा। संविधान पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसे अपनाए हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं भैया, अब आप देखिए ऐसी कौन सी चर्चा हो रही है जिससे जनता का फायदा हो रहा है। आप देखिए हंगामा ही तो हो रहा है। संसद की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत हो चुका था ना संविधान, तो 75 साल हो चुके हैं। और 26 नवंबर को इसीलिए तो संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था, तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये आप देखते हैं कि संविधान पर विमर्श के लिए यह अवसर बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन सार्थक चर्चा का अभाव इस अवसर को गंवाने का ही काम करेगा। सत्ता पक्ष के अनुसार वह संविधान के प्रति समर्पित है और मोदी सरकार उसी के अनुरूप आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष को ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उसके अनुसार सरकार संविधान की भावना के प्रति कूल कार्य करते हुए उसकी अनदेखी कर रही है। विपक्ष के रवैये से यही साबित हो रहा है कि वह समझना चाहता है कि सरकार संविधान को बदलने का इरादा रखती है, वह यह समझाना चाहता है। यह वही पुराना आरोप है जिसने लोकसभा चुनाव के समय जोर जोर से प्रसारित किया गया। इस प्रचार के चलते विपक्ष को कुछ राजनीतिक लाभ भी मिला। लगता है विपक्ष ने यह मान लिया कि उसकी ओर से संविधान खतरे में है का जो हुआ खड़ा किया जा रहा है, और उससे उससे आगे भी राजनीतिक और चुनावी लाभ मिलेगा। लेकिन वह ध्यान रहे कि बेहतर है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। यह विचित्र है कि संविधान एक है, लेकिन उसके पालन के मामले में दोनों पक्षों का दृष्टिकोण एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान पर बहस का कोई लाभ तो तब मिल सकता है जब वह इस पर केंद्रित हो कि उस पर सही तरह अमल कैसे हो, उन कारणों का निवारण कैसे किया जाए जिसके चलते नियम कानूनों का पालन संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष संवैधानिक प्रावधानों के पालन को लेकर कोई सहमति नहीं बनेगी, तो फिर संविधान पर चर्चा का उद्देश्य कैसे पूरा हुआ? इसका दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है कि संविधान को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि देश काल और परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन करना, उसे खत्म करने की कोशिश से। संविधान के प्रति धर्म ग्रंथ जैसी आस्था रखना तो ठीक है, लेकिन उसे किसी धार्मिक ग्रंथ के समान बताने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी आप लोग बताइए। शिक्षा के लिए प्रतियोगिता के इस दौर में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस संबंध में गंभीरता से कार्य कर रही है। शिक्षण संस्थानों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही और शिक्षकों की कमी ना हो, इसके लिए स्कूलों का युक्तिकरण किया जा रहा है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी उसे भी दूर किया जा रहा है। सरकार ने स्कूल प्रमुखों का यह शक्तियां भी दे दी कि यदि कोई शिक्षक लंबी छुट्टी पर जाता है तो, या फिर किसी कारण स्कूल कॉलेज कुछ समय के लिए शिक्षक का पद रिक्त रहता है, तो वे अतिथि शिक्षक की सेवाएं ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें तय मेहनताना भी दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कई स्थानों पर सफलता भी मिली है, लेकिन सभी जगह स्थिति सुखद नहीं है। इस साल सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर स्कूल्स यूडाइस प्लस की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा 53,109 कम बच्चों ने प्रवेश लिया है। यह जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके प्रमुख कारण अभिभावक का निजी स्कूलों की तरफ रुझान है, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार और शिशु जन्म दर में कमी बताए जा रहे हैं। सरकार के प्रयास सराहनीय है, लेकिन स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों को भी बच्चों की संख्या में वृद्धि के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करने होंगे। अभिभावक को विश्वास दिलाना होगा कि सरकारी स्कूल उनके बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रयास फलीभूत होंगे, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी। अब आप देखिए सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन डॉक्टरी इंजीनियर के लिए सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी हो रही है, डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छी हो रही है, आईआईटी अच्छे से हो रहा है, लेकिन स्कूलों की हालत खराब है। इसलिए आप देखिए प्राइवेट की तरफ हर कोई जा रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं, इनका समाधान हो सकता है, बस समाधान कौन करे ये ध्यान रखना होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला है, दूसरी धर्मशाला है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पुरुषों की समस्याओं की अनदेखी। एक अभी हाल ही में जो प्रतिभाशाली इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की घटना ने न केवल समाज को झकझोर दिया, बल्कि पुरुष प्रताड़ना और उनसे जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को बहस के केंद्र में ला दिया। अतुल ने घरेलू प्रताड़ना और न्यायिक पक्षपात से तंग आकर अपनी जान दे दी। अतुल के 24 पन्नों की सुसाइड नोट और 90 मिनट के वीडियो ने उनका पीड़ा और समाज की उदासीनता को उजागर किया। यह घटना हमारे समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रहों, पुरुषों की समस्याओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को इशारा करता है।
समाज ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए सशक्त कानून बनाए, लेकिन पुरुषों की समस्याओं को गंभीरता से लेने का प्रयास अब तक नहीं किया गया, जो दुखद और किसी त्रासदी से कम नहीं है। महिलाओं के साथ होने वाली अन्याय और हिंसा को रोकने के लिए कानून आवश्यक है, लेकिन इन कानूनों के दुरुपयोग के कारण निर्दोष पुरुषों को जो मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलने पड़ती है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 1.64 लाख आत्महत्याओं में से 81,063 विवाहित पुरुष थे, जबकि विवाहित महिलाओं की संख्या 28,680 थी। ये आंकड़ा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। समाज में पुरुषों को मजबूत और सक्षम बनाने की रूढ़िवादी धारणा ने उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से वंचित कर दिया। बचपन से ही लड़कों को लड़के रोते नहीं हैं जैसे ताने सुनाए जाते हैं, जिससे वे अपनी भावनाओं को दबाने की आदत डाल लेते हैं। यही भावनात्मक दमन समय के साथ मानसिक अवसाद, अंततः आत्महत्या जैसे गंभीर कदमों का कारण बनते हैं। 498 ए जैसे कानून, जो मूल रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाए गए थे, का दुरुपयोग भी पुरुषों के उत्पीड़न का एक बड़ा कारण है। अमेरिका के कानून से प्रेरित यह प्रावधान वहाँ जेंडर निरपेक्ष है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के उत्पीड़न के मामले को समान दृष्टि से देखता है। इसके विपरीत भारत में इसकी जेंडर विशिष्टता बनाए गया है, और जिससे पुरुषों के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस असंतुलन ने पुरुषों में न केवल हताशा बढ़ाई है, बल्कि उनके आत्महत्या की दर को भी बढ़ाया गया। एक आप देखते हैं कि आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में 2 गुना है। इसका एक प्रमुख कारण समाज का पुरुषों को अपनी समस्याओं के साथ अकेला छोड़ देना। अतुल सुभाष का मामला हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा, क्योंकि देखिए, आंसर राइटिंग आपको करनी है, निबंध आपको लिखना है, इंटरव्यू आपको देना है, तो आपको तो अपनी राय बना के रखनी चाहिए। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। दिमाग को जकड़ता इंटरनेट मीडिया, आजकल ये भी आप देख रहे हैं, रील्स का जमाना है। आप देखते होंगे, एक रील्स आप देखना शुरू करते हैं और फिर घंटों देखते रहते हैं, और जिस तरह की आपको पसंद होती है उसी तरह का आप देखते हैं कि कंटेंट रील्स आपके सामने आने लगती हैं। और देखिए, इंटरनेट मीडिया का उपयोग से ज्यादा मुझे लगता है आज के समय में दुरुपयोग किया जा रहा है। देख भी रहे होंगे आप लोग, सूचनाओं को अक्सर ज्ञानवर्धन के जरिए के रूप में रेखांकित किया जाता है। कहा जाता है कि वे सूचनाएं ही हैं जो नई नई जानकारियों के रूप में हमारे अज्ञान का नाश करती हैं और जीवन को एक अर्थ प्रदान करती हैं। पर जब सूचनाओं की बमबारी हो रही हो, तब हमारे मस्तिष्क किसी एक स्थान पर केंद्रित न रहकर जानकारियों के जंजाल में फंसकर तय नहीं कर पा रहा है कि किस सूचना को ग्रहण किया जाए और किसे छोड़ा जाए। तब क्या होगा? ये सूचनाएं अर्थहीन तस्वीरों और वीडियो के रूप में हर क्षण हमारे मस्तिष्क के अधिकांश हिस्से को घेर ले रही हैं। तब क्या स्थिति बनेगी? आश्चर्य नहीं है कि इंटरनेट के रास्ते हर हाथ में समाये स्मार्टफोन पर जिस इंटरनेट मीडिया ने हमें चारों ओर से घेर लिया, उससे पैदा हो रही मानसिक अवस्था को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रोट यानी दिमागी क्षरण रूपी शब्द के रूप में दर्ज किया है। 2024 में के वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में ब्रेन रोट का चुनाव करते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने असल में इंटरनेट मीडिया की उस बीमारी को उजागर कर दिया है जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक बेहद गंभीर समस्या बन गई है। और यह दिमागी जड़ता आई कहां से? मानव सभ्यता का इतिहास देखें तो सवा 200 साल पहले शुरू हुई औद्योगिकरण तक इंसानों के पास ज्यादा सूचनाएं नहीं थी, लेकिन उनका मानसिक विकास रुका नहीं। तमाम कलाएं विकसित हुई, ढेरों साहित्य रचा गए, उन अनेक बेमिसाल आविष्कार हुए, सभ्यता विकास के उस शीर्षक पर पहुंची जहां पर पहुंचकर इंसान इस ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन गया। लेकिन इंटरनेट और बीते 1-1.5 दशक में हमारे सिर चढ़ जाने वाले इंटरनेट मीडिया ने सभ्यता के इतिहास में शायद पहली बार हमारी मानसिक बौद्धिक स्थिति को इतने गर्त में पहुंचा दिया जहां छिछले ज्ञान और बेहुदा मनोरंजन को भी लोग सहजता से ग्रहण करने में लगे हुए। बहुत सारे लोग तो आप देखिए जो फेसबुक पर खबरें चलती हैं, जो आप देखिए इंटरनेट पर खबरें चलती हैं, व्हाट्सएप पर आती, उसे सच मान लेते हैं, और वो आप देखिए किताबों को भुला देते हैं। उन्हें आप देखते हैं कि अर्थहीन तस्वीरें, एआई से बनाई गई बेहुदा सामग्रियों में कुछ भी तुच्छ नजर नहीं आता है, बल्कि ऐसी सामग्रियों को चढ़ बढ़कर दिखा जाता है। ऐसी सामग्रियों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है जो असल में इंटरनेट का कचरा है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इसमें किसी का नुकसान क्या है, पर सवाल तो यह है कि ऐसा कंटेंट आखिर हमारे ज्ञान जानकारी के स्तर या फिर मनोरंजन के स्पेस में भी क्या कुछ नया और सार्थक जोड़ रहा है। व्यर्थ की तस्वीरों, वीडियो के रूप में हर दिन हजारों लाखों छोटे कण, रील्स और शॉर्ट्स हमारे दिमाग में घुस तो रहे हैं, पर ये क्षणभंगुर सामग्रियां हमें कुछ भी ऐसा विशिष्ट नहीं दे रही हैं जो व्यक्ति, समाज या फिर देश का कुछ भला कर सके।
डिस्पोजेबल डिजिटल कंटेंट की गंदगी। कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंटरनेट मीडिया के अन्य मंचों पर ऐसा ही कंटेंट रचने की से कमाई हो रही हो, तो इसमें हर्ज ही क्या है। निश्चित ही कुछ लोगों को इससे रोजगार मिला है, लेकिन ऐसे लोगों की इंटरनेट मीडिया पर परोसी गई गंदगी जब हम तक पहुंचती है तो वह धीरे धीरे हमारे दिमाग को शून्य करने लगती है, और कहा जा रहा है कि समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फेंके जाने वाली युग डिजिटल सामग्री, डिस्पोजेबल डिजिटल कंटेंट रूपी यह गंदगी असल में हमारे मस्तिष्क के एक मूल्यवान स्थान को घेर लेते हैं, और ज्यादातर आप देखते हैं स्थितियों में एक नकारात्मक प्रवृत्ति की तरह जकड़े और सड़ते हुए दिमाग को और अधिक गंदगी की चाहत होती है। यही कारण है कि जब आप कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर कोई रील देखते हैं तो एक के बाद एक करते हुए घंटों तक उन्हें ही देखते रहते हैं। यह असल में दिमाग को शून्य करने वाली एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें एक स्थिति आने पर व्यक्ति को लगने लगता है कि वह किसी की जकड़ में है, पर उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं सोचता है। हालांकि दिमागी सड़न के कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य देखे जा सकते हैं, जैसे आप देखिए इससे किसी वस्तु विषय पर ध्यान केंद्रित करने की अवधि घट जाती है, फोकस। इसका असर यह होता है कि हमारे मस्तिष्क का सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न होना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ ऐसा रच नहीं पाते हैं जो हमें भीतरी संतुष्टि प्रदान करता है। चिंतन करने, शोध करने और सोच विचार कर आविष्कार करने की सहज प्रवृत्ति कमजोर होने लगती है। आजकल तो आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, किताब सामने रखी हुई है, मोबाइल पर रील देख रहे हैं। और आप सोचिए, इंटरनेट मीडिया के उद्भव के साथ दिमागी जकड़न के शिकार ऐसे लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जो फुहड़ता की श्रेणी में आने वाली ऐसी सामग्रियों के दर्शक प्रशंसक हैं, जो असल में अर्थहीन डिजिटल मलबे से ज्यादा कुछ नहीं है। समस्या है कि सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाली कंपनियां भी बाजार मांग को देखती हैं, वो ऐसी फुहड़ सामग्रियों का उत्पादन करने लगी है। ये अपने दर्शकों को ज्ञान, सूचना, वास्तविक मनोरंजन जैसा कुछ भी नहीं देती है। अगर हमारे मस्तिष्क एक स्थायी किस्म की जड़ता का शिकार हो रहा है तो यह कह सकते हैं कि हमारी असली जिंदगी पर वह नकली वर्चुअल जिंदगी हावी हो गई है, जिसका वास्तविक दुनिया और उसकी जटिलताओं से कोई सरोकार नहीं है। डिजिटल उपवास में समाधान। बीते एक दशक में ऐसे कई शोध हुए हैं जो बताते हैं कि इंटरनेट मीडिया एक बुरी लत में बदल रहा है। इससे मुक्ति का एक नया ट्रेंड इंटरनेट उपवास है, जिसे कुछ विशेषज्ञ डोपामाइन फास्टिंग का नाम भी देते हैं। इसकी जरूरत उन लोगों को है जो असल में आप देखते हैं कि इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, पोर्नोग्राफी की लत के शिकार हो चुके हैं। यानी उनका दिमाग इनके असर से इतना ठस हो चुका है कि इस पर दिखाई गई सामग्री ही इसे अंतिम सत्य लगती है। इसलिए यदि डिजिटल उपवास करने, यानी कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से दूर रहते हुए आभासी के बजाय वास्तविक दुनिया के करीब लौटने की कोशिश करेंगे तो उनका मानसिक जड़ता दूर हो सकती है। इस उपवास के दौरान अपने ही शहर या कस्बे की कई अनदेखी जगहों की सैर कर या अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ समय बिताकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाया जा सकता है। ईमेल, व्हाट्सएप, इंटरनेट मीडिया से जुड़कर हर वक्त व्यर्थ की सूचनाओं, अर्थहीन तस्वीरों, वीडियो से घिरे रहने वाले लोग डिजिटल उपवास के बाद खुद को एकदम तारोताजा महसूस करते हैं। ये आप देखेंगे। और देखिए, आप लोग देखिए कि मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, कभी आपने रील देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए, सोशल मीडिया अकाउंट पर जो टाइम बताया उसका टाइमिंग तय नहीं किया होगा, लेकिन आप 2 घंटे पढ़ते हैं, आप कहते हैं आज बहुत पढ़ लिया। मैं कहता हूं लोग टाइम टेबल बनाते हैं, काहे के लिए? पढ़ाई के लिए। और मोबाइल के लिए कोई टाइम नहीं देखते हैं, जितना उपयोग करना है, जितना मन है कर लीजिए। तो ये सब चल रहा है, क्या बोल सकते हैं। खतरनाक होती रील बनाने और देखने की लत। आज भारत में इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग मौजूद है। जनवरी 2023 तक भारत में इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 25.5 करोड़ थी, और यह आंकड़ा अब हमारी कुल आबादी का 17 से 18% था। जबकि जनवरी 2020 में रील्स की सुविधा जोड़े जाने से पूर्व भारत में इंस्टाग्राम के सिर्फ 8 करोड़ ग्राहक थे, जो तब आबादी के वर्कस 5.6%। यही प्रतिशत रील्स की सुविधा आने के 6 महीने में बढ़कर 7.1 और अब 17 से 18% हो गया है। और रील्स की चाह में इंस्टाग्राम की शरण में जाने वालों की संख्या में इस अभूतपूर्व इजाफे के पीछे जून 2020 में टिकटॉक को प्रतिबंधित करना, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगाना मुख्य कारण है। और पर इसका क्रेज बढ़ने चले जाना हर किसी को हैरान परेशान करता है। और यह तब है जब रील्स बनाने और देखे जाने की वजह से तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, मारपीट की घटनाएं हुई हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील प्रदर्शन के अलावा ट्रैफिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले सामने आए। समाजशास्त्रियों की नज़र में इंटरनेट मीडिया और रील्स के प्रति लोगों की बढ़ती चाहत हमारे समाज को एक खतरनाक मोड़ पर ले आई है। हालांकि कुछ लोगों की नज़र में ये मंच लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का आसान जरिया दे रही है, लेकिन ये असल में दो धारी तलवार है जिनके प्रयास इन्हें बरतने वालों की
जख्मी होना तय, रातों रात मशहूर होने और बेमिसाल कमाई करने की चाहत को हवा देने वाले इस ट्रेंड के बारे में चिकित्सक कहते हैं कि रील्स देखते समय इंसान का दिमाग डोपामाइन नामक खुशी देने वाला रसायन छोड़ता है और जिससे के कारण उसकी कैद से बाहर निकलना मुश्किल होता है। पढ़ाई लिखाई या खास किस्म की स्किल की कोई अनिवार्यता नहीं होने की सूरत में लोग अपना कोई फन दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं। चूंकि रील्स बनाने में ज्यादा निवेश और स्किल की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा आशंका है कि हर कोई इसकी आसान पकड़ में आ जाए आ जाए। ओके, मेरे वाला एक सस्ता फोन कोई भी जगह इंस्टाग्राम पर मौजूद करोड़ों दर्शकों की फौज रील्स का रास्ता आसान बना रही है। ऐसे असंख्य उदाहरण मौजूद हैं जो थोड़े से भी हंसोड़ बेहुदा तथा यहाँ तक कि अश्लीलता की श्रेणी में आने वाले कंटेंट के साथ रील्स बनाने वाला कोई शख्स 1 महीने में मशहूर हो गया और व्यूअरशिप वीडियो देखे जाने के आधार पर मिलने वाली रकम से उसकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो गई है। और बहुत कमाई हो गई है। और बहुत देखिए हुबड़ आप लोग कई लोगों के नाम बता देंगे। आज देश में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां हाथों में स्मार्टफोन लिए युवा कोई वीडियो बनाते नहीं देखते हैं। ऐतिहासिक यह है कि एवं पर्यटक स्थल, मेट्रो ट्रेन, बाजार, कॉलेज कैंपस जो इसके लिए सबसे मुफीद जगह है, बल्कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि धर्म स्थलों में कोई रोक टोक ना हो तो रील्स के जरिए वहां का माहौल दूषित करने में देर नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि तमाम इंटरनेट मीडिया मंचों पर इन्हें तुरंत फौरत बनाकर परोसने की जो सुविधा सस्ती और तेज इंटरनेट की बदौलत मिली है, उसने इंटरनेट इससे जुड़ी समस्या को असल में एक नई राष्ट्रीय आपदा में बदल डाला है। इस तरह से आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। समझ रहे हैं? ये राजनीति की बातें हो रही हैं, बिहार में चुनाव है ना, और ये आप देखते हैं कि झारखंड में चुनाव जीते जो हेमंत सोरेन, उनकी बातें हो रही, नारी सशक्तिकरण पर बड़ी सरकार, अभी आदिवासियों की पहली पसंद बने झामुमो। और आप देखते हैं कि इन्होंने जो फ्री में महिलाओं को पैसे देने की बात हुई, उसके लिए कहा जा रहा है कि उस वजह से इनकी जीत हुई। महाराष्ट्र में इसीलिए जीत हुई, बीजेपी उसके सहयोगी दलों ने महिलाओं को विशेषकर जो पैसे, लाड़की बहना योजना है, फ्री के पैसे देने की बात हो रही है, तो उन्हीं की बात हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर भी? फ्री की बात जो होती है, फ्री की रेवड़ी, इस पर आपके क्या विचार है? अपनी राय भी आप लोग दे सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।